आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भूपेश बघेल का बेटा चैतन्य गिरफ्तार, पूर्व सीएम बोले तोहफे के लिए धन्यवाद। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में आज पीएम मोदी की बड़ी रैली, ममता बनर्जी से पहले ही चुनावी बिगुल फूकेंगे बीजेपी। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई पर बोले राहुल गांधी। सीरिया पर क्यों बम बरसा रहा इजराइल, स्वेदा में कैसे हैं हालात। तुर्की में राष्ट्रपति एर्दोगन के विरोधी को जेल, गिरफ्तारी पर पूरे देश में मचा बवाल। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ सड़क पर उतरे सभी 50 राज्यों के लोग, भारी विद्रोह से व्हाइट हाउस तक मचा हड़कंप। ब्रिटेन में 16 वर्ष होगी मतदान की आयु, पैन कार्ड माना जाएगा पहचान पत्र। संकट में फंसा पाकिस्तान, इस साल चुकाने हैं 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। सैयारा के प्रमोशन से लीड एक्टर्स को क्यों रखा गया दूर, डायरेक्टर मोहित सूरी ने बताई वजह। और ऋषभ पंत को चौथे टेस्ट से बाहर रखे, रवि शास्त्री ने टीम इंडिया को क्यों दिया ऐसा सुझाव। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। इसके बाद ईडी ने चैतन्य बघेल को रायपुर कोर्ट में पेश किया है। गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के सभी विधायक, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, भूपेश बघेल रायपुर जिला कोर्ट पहुंचे। बता दें कि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था। सत्र के बीच में ही ईडी की कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने विधानसभा से वॉकआउट किया। आज सुबह ही पूर्व सीएम की भिलाई आवास पर ईडी का छापा पड़ा। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इस रेड की जानकारी दी थी। भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ईडी आ गई, आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठाना था। भिलाई के निवास में साहब ने ईडी भेज दी। बता दें कि आज ही चैतन्य बघेल का जन्मदिन भी था। भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा, जन्मदिन का जैसा तोहफा मोदी और शाह जी देते हैं, वैसा दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में और कोई नहीं दे सकता। मेरे जन्मदिन पर दोनों परम आदरणीय नेताओं ने सलाहकार और 2 ओएसडी के घरों पर ईडी भेजी और अब मेरे चैतन्य के जन्मदिन पर मेरे घर पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। इन तोहफों का धन्यवाद ताउम्र याद रहेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 21 जुलाई को कोलकाता में चुनावी बिगुल फूंकने की तैयारी में है। 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस शहीद दिवस कार्यक्रम करती है। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के इस सबसे बड़े वार्षिक कार्यक्रम से ममता बनर्जी चुनावी बिगुल फूंकने की तैयारी कर चुकी है, लेकिन बीजेपी ने राजनीतिक चाल के तहत इस बार ममता बनर्जी से पहले ही पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल फूंकने की तैयारी कर ली है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुर्गापुर रैली रख दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 महीनों के भीतर दूसरी बार पश्चिम बंगाल की सभा में है। 29 मई को उत्तर बंगाल के अलीपुर द्वार में जनसभा करने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्गापुर में 2 सभाएं की। पहली सरकारी सभा से लगभग 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। इसके बाद नेहरू स्टेडियम से जनसभा को संबोधित किया। रणनीति के तहत ही दुर्गापुर का चुनाव किया गया। दुर्गापुर, बर्धमान, आसनसोल, बांकुड़ा, पारुलिया और जंगल महल के झारग्राम जैसे इलाकों को टारगेट में रखकर भावी प्रधानमंत्री की इस रैली का आयोजन किया गया है। गुरुग्राम लैंड डील मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। इस मामले पर सुनवाई 24 जुलाई को होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने वाड्रा के खिलाफ ईडी की इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि मेरे जीजा जी को पिछले 10 सालों से यह सरकार परेशान कर रही है। उनके खिलाफ यह ताजा चार्जशीट उसी विचहट का हिस्सा है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हूं क्योंकि वे राजनीति से प्रेरित इस उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि वे सभी किसी भी तरह के उत्पीड़न का सामना करने के लिए तैयार हैं और वे गरिमा के साथ ऐसा करते रहेंगे। आखिरकार सच्चाई की जीत होती है। राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी सहित वाड्रा और उनकी कंपनियों से हुई 37 करोड़ रुपए की 43 संपत्तियों को अटैच
अटैच किया है। ये संपत्तियां राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में हैं। हमास के साथ 2 साल से जारी जंग के बीच इजराइल ने अब सीरिया पर हमले तेज कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि 13 जुलाई को सीरिया के स्वेदा में हुई एक घटना के बाद इजराइल ने खुले तौर पर सीरिया के खिलाफ अपने हमलों को अंजाम दिया। इन हमलों का मकसद द्रूज की सुरक्षा बताई गई। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि वे आगे भी ऐसा करना जारी रखेंगे। दरअसल सीरिया में लंबे समय से गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई है। हालांकि संघर्ष की शुरुआत तब हुई थी जब द्रूज सब्जी विक्रेता को एक बेदुइन कलाबिया ने अपहरण कर लूट लिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच एक के बाद एक अपहरण और जवाबी हमले शुरू कर दिए गए। इसके बाद हिंसा और भड़क उठी और सीरियाई सरकार के लड़ाके भी द्रूजों की हत्या में शामिल हो गए। इस घटनाक्रम को देखते हुए इजराइल ने 15 जुलाई को पहली बार सीरिया के स्वेदा में हमले बोले और कट्टरपंथी लड़ाकों को भागने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद इजराइल ने 16 जुलाई को हमलों को और तेज कर दिया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में सैन्य मुख्यालय का सीरिया रक्षा मंत्रालय पर बम बरसा गया। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगन के मुख्य प्रतिद्वंदी एक्रम इमामोग्लू को एक सरकारी वकील का अपमान करने के लिए 20 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। इमामोग्लू इस्तांबुल के पूर्व मेयर हैं, जिन्हें मार्च से ही हिरासत में रखा गया है। तुर्की के एर्दोगन के खिलाफ इमामोग्लू की लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही है और आलोचकों का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी और अब सजा राजनीति से प्रेरित है। इमामोग्लू की 20 महीने की जेल का मामला उनकी एक टिप्पणी से जुड़ा है। कुछ समय पहले इमामोग्लू की पार्टी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के एक युवा नेता के घर पर पुलिस ने छापेमारी की थी। छापेमारी को लेकर इमामोग्लू ने कथित तौर पर कहा था कि इस्तांबुल के मुख्य वकील अकील गुरलेक का दिमाग सड़ा हुआ है। इस मामले में कोर्ट का फैसला बुधवार को इस्तांबुल के पास स्थित हाई सिक्योरिटी वाली सिलिवरी अदालत और जेल परिसर में सुनाया गया, जहां अक्सर राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुकदमों की सुनवाई होती है। इमामोग्लू को आतंकवाद रोधी ऑपरेशंस में शामिल अधिकारियों को निशाना बनाने के लिए एक अन्य मामले में आरोपी से बरी किया गया है। इमामोग्लू को आतंकवाद रोधी ऑपरेशंस में शामिल अधिकारियों को निशाना बनाने के लिए एक अन्य मामले में आरोपों से बरी कर दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में ट्रेड और टैरिफ वार छेड़ने के साथ अपने कई अन्य अजीबोगरीब फैसलों के चलते अपने ही देश में घिर गए हैं। गत 2 दिन से ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के विभिन्न शहरों में जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिकी जनता ट्रंप की कई नीतियों के विरोध में सड़क पर उतर आई है। पूरे देश में प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप प्रशासन और उनकी नीतियों के खिलाफ पोस्टर, बैनर और नारों के साथ अपनी असंतुष्टि जाहिर की। गुड ट्रबल लाइव्स ऑन नामक विरोध आंदोलन ने देश के सभी 50 राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। न्यूयॉर्क में प्रदर्शनकारियों को इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट भवन के पास एक चौराहे और एक अवरुद्ध करते हुए देखा गया। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान जब प्रदर्शनकारी एक इमिग्रेशन कोर्ट के बाहर इकट्ठा हुए तो उन्होंने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ गुड ट्रबल लाइव्स ऑन राष्ट्रीय विरोध दिवस के तहत तख्तियां थाम रखी थी। एक वीडियो में देखा गया कि ट्रंप और इमिग्रेशन विरोधी प्रदर्शनकारियों ने न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन स्थित फेडरल प्लाजा में आईसीई भवन के बाहर एक चौराहे पर बैठकर धरना दिया और रास्ता अवरुद्ध कर दिया। ब्रिटेन की वर्तमान सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि वह 2029 में होने वाले अगले आम चुनावों के लिए मतदान की आयु सीमा 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर देगी। यह पिछले चुनावों में लेबर पार्टी के घोषणा पत्र का एक प्रमुख वादा था। इस कदम से ब्रिटेन में होने वाले चुनाव स्कॉटलैंड और वेल्स के अनुरूप हो जाएंगे। इन दोनों देशों में मतदान करने की अधिकतम आयु सीमा 16 वर्ष है। ब्रिटिश सरकार ने इसे ब्रिटेन के लोकतंत्र में एक
कामगिरी में सबसे बड़े बदलावों में से एक बताया। इसके अलावा वोटर आईडी सिस्टम में भी बदलाव किया जाएगा ताकि मतदान केंद्रों पर पहचान पत्र के रूप में ब्रिटेन द्वारा जारी बैंक कार्ड के उपयोग की अनुमति दी जा सके। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी पात्र मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित न रह जाए। ब्रिटेन की उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर ने कहा, लंबे समय से हमारे लोकतंत्र और हमारी संस्थाओं में जनता का विश्वास कम होता जा रहा है। उन्होंने एक रणनीतिक दस्तावेज जारी किया जिसमें मतदान की आयु सीमा कम करने की योजना के बारे में विस्तार से बताया गया है। पाकिस्तान की गरीबी में आटा गीला हो गया है। एक तरफ तो वह अपने जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए दर दर भीख यानी लोन मांग रहा है, तो दूसरी ओर उसे चालू वित्त वर्ष में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है। अगर पाकिस्तान ने इस कर्जे को नहीं चुकाया तो उसकी इकोनॉमी को दिवालिया घोषित कर दिया जा सकता है। पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा कर्जा बाहरी यानी विदेशों का लदा हुआ है, जबकि घरेलू कर्ज भी कम नहीं है। पाकिस्तान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार पड़ोसी देश को चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 23 अरब डॉलर से अधिक का बाह्य खर्च चुकाना होगा। पाकिस्तानी मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। पाक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस साल मार्च के आखिर तक पाकिस्तान पर कुल 7.6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें 51.52 लाख करोड़ रुपए का घरेलू कर्ज और 2.44 लाख करोड़ रुपए का बाह्य खर्च शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के कुल कर्ज में से 87.4 अरब डॉलर के बाहरी कर्ज 2 विदेशी सरकारों की ओर से और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में कुल 23 अरब डॉलर का बाहरी कर्ज चुकाना है। इसमें 12 अरब डॉलर की राशि मित्र देशों को भी वापस करनी है। अनन्या पांडे के कजन आहान पांडे के डेब्यू फिल्म सैयारा थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। इसके लिए लोगों का क्रेज पहले दिन से ही काफी ज्यादा था। आहान के साथ अनित पड्डा को देखने के लिए फैंस एक्साइटेड नजर आए। हालांकि इसके प्रमोशन के दौरान दोनों लीड एक्टर्स कहीं नजर नहीं आए। अब फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी ने इसके पीछे का कारण बताया है। मोहित सूरी पिछले कुछ समय से अकेले ही अपनी फिल्म सैयारा को प्रमोट कर रहे थे। ऐसे में फैंस के मन में ये सवाल उठ रहा था कि आखिर क्यों आहान और अनीत अपनी डेब्यू फिल्म को प्रमोट नहीं कर रहे, जबकि कई एक्टर्स ऐसा करने से पीछे नहीं हटते। अब मोहित ने एक बातचीत में आहान और अनीत की प्रमोशन इवेंट्स में शामिल नहीं होने का कारण बताया है। उनका कहना है कि ये फैसला उनका और प्रोड्यूसर का था। मोहित सूरी ने कहा, ये फैसला प्रोड्यूसर के साथ मिलकर लिया गया था। जब तक एक्टर्स के पास काम को लेकर बात करने के लिए कोई पास्ट नहीं होगा तब तक लोग उनसे यही बातें करेंगे कि सेट पर कौन सबसे बड़ा प्रैंकस्टर था या मोहित सूरी संग काम करके कैसा महसूस हुआ। इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अब कोई ये जानने में दिलचस्पी नहीं रखता है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाना है। 23 जुलाई बुधवार से शुरू हो रहे इस मुकाबले में विकेटकीपर, बल्लेबाज और टीम इंडिया के उपकप्तान ऋषभ पंत का खेलना संदिग्ध है। पंत यदि मैनचेस्टर टेस्ट में नहीं खेलते हैं तो भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ जाएगी, क्योंकि ये विकेटकीपर बल्लेबाज मौजूदा सीरीज में शानदार फॉर्म में है। ऋषभ पंत लॉर्ड्स में खेले गए सीरीज के तीसरे टेस्ट के दौरान इंजर्ड हो गए थे। इंग्लैंड की पहली पारी में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की गेंद को कलेक्ट करने की कोशिश में ऋषभ पंत के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में चोट लगी थी। इसके बाद ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुरेल ने विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी निभाई। हालांकि पंत ने भारत के लिए दोनों पारियों में बल्लेबाजी की, लेकिन वो दर्द में दिखाई दिए। ऐसे में उनका मैनचेस्टर टेस्ट में खेलना मुश्किल लग रहा है। अब टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने ऋषभ पंत को लेकर बड़ा बयान दिया। शास्त्री ने भारतीय टीम को सुझाव देते हुए कहा कि ऋषभ पंत को अब चौथे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 से बाहर रखना चाहिए। शास्त्री के मुताबिक पंत को पूरी तरह फिट होने के बाद ही मैदान पर उतरना चाहिए। शास्त्री ने यह भी कहा कि केवल स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर पंत को चौथे टेस्ट में खिलाना खतरनाक हो सकता है।